not a game, it's a rich thing. ये सब क्या है आसिफ? नादिया की हैरत दो चंद हो गई और इसकी मुतवहिश नजरें दाएं बाएं घूमती हुई राबी पर साकित हो गई। राबी भी इसके चेहरे की तरफ देख रही थी और इसके दिल में एक होक सी उठी। गुस्से और जज्बात में इसने शायद बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। शानी ने एकदम पिस्तौल इसके सर पर रख दिया और नादिया की जैसे जान ही निकल गई। इसकी समझ में कोई बात ना आ रही थी और दिमाग में खौफ भर गया था। चुपचाप इधर बैठ जाओ, कोई आवाज मुंह से नहीं निकालनी वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। शानी की आवाज में सफाकियत थी। नादिया से ज्यादा राबी डरी हुई थी। नादिया की सवालिया नजरें आसिफ की तरफ उठ जाती थी। एक शिकार तो आ गया है, अब दूसरा भी बुला लेते हैं। शानी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, जल्दी कर लें, यहाँ से भी जाना है। सलीम बोला, तुम ठीक कह रहे हो, इसे संभालो। शानी ने मुदस्सिर को इशारा किया। वो जल्दी से अपना पिस्तौल निकालकर नादिया के करीब चला गया और इस पर पिस्तौल तान लिया। नादिया की खौफ से गटी गटी चीखें निकलने लगी। शानी चलता हुआ राबी के पास आया। देखो मैडम, वक्त ज़ाया नहीं करना है, जल्दी से अपने आशिक को। शानी का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि राबी ने बिला तामुल गुस्से से कहा, शट अप, जुबान संभाल कर बात करो। शानी ने डिटाई से मुस्कुरा कर राबी की तरफ देखा और गर्दन अपने साथियों की तरफ घुमाकर तमस्सराना अंदाज में बोला, आशिक को आशिक नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, दोस्त कहो। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो दोस्त कह लेता हूँ। शानी ने अपना रुख राबी की तरफ कर लिया और इसके चेहरे पर ऐसी सफाकी हो गई कि राबी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अजीब से लहजे में हुक्म देने लगा, अपना मोबाइल निकालो और इसे कॉल करके बुलाओ जल्दी। राबी के पूरे जिस्म में लर्जिश पैदा हो चुकी थी। दिल बैठने लगा और इसने गैर इरादी तौर पर आसिफ की तरफ देखा जैसे वो इससे मदद मांग रही हो। आसिफ इसकी तरफ से खामोशी से देखे जा रहा था। सुना नहीं है मैडम, शानी ने इस बार कहते हुए अपना पिस्तौल इसके माथे पर रख दिया। राबी किसी मशीनी इंसान की तरह अपना मोबाइल फोन तलाश करने लगी और एक तरफ रखा हुआ मोबाइल फोन उठाकर इसने कांपते हाथों से इसका नंबर डायल किया और कॉल करने के बाद मोबाइल फोन कॉल से लगा लिया। बेल जा रही थी। शानी ने नरम लहजे में इसे समझाया, डरो मत और बगैर किसी खौफ और डर के बात करो, पुरसुकून हो जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपसे उस लहजे में बात की इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। इसी असना में दूसरी तरफ एक मर्दाना आवाज आई जो इस खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। हेलो, मैं बोल रही हूँ। राबी की समझ में नहीं आया और इसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, जानता हूँ कि आप ही बोल रही हैं, कैसे फोन किया? दूसरी तरफ से आवाज में हल्की हंसी भी आया थी। आप मेरे पास अभी आ सकते हैं मेरे घर में? राबी ने कहा। हैरियत है? हाँ बिल्कुल हैरियत है, आपसे बात करनी है, आप जल्दी आ जाए। राबी की कोशिश थी कि वो अपने लहजे के अंदर खौफ को आया ना होने दे। मैं घर से निकल रहा हूँ, पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज है, आप जल्दी आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और राब्ता मुनक़ता हो गया। राबी के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। जाने का आसिफ इसके लिए पानी का गिलास बाहर लाया था और इसने इसकी तरफ बढ़ा दिया। राबी ने गिलास पकड़ने से पहले आसिफ की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। राबी ने इसके हाथ से गिलास लिया और 2 घूंट लेने के बाद गिलास मेज पर रख दिया। वो तो जबजुब का शिकार थी, जैसे वो अंदर से लड़ रही हो। फिर वो एकदम से उठी और आसिफ का बाजू पकड़कर जूं ही इसे एक तरफ ले जाने लगी। इस नाम में शानी चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मुझे बात करनी है। राबी इसकी तरफ आंखें निकाल कर बोली, जो बात करनी है ऐसी जगह करो, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे लहदगी में बात करनी है। राबी इसी लहजे में बोली, अलग बात करने का मतलब तो जानती हो, मेरे पिस्तौल से गोली निकलेगी और तुम दोनों एक साथ ढेर हो जाओगे। शानी को गुस्सा आ गया, मुझे बात करनी है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाली जिससे तुम तीनों को कोई खतरा हो। राबी ने बात करने की ठान ली, इसलिए मुसम्मम इरादे में बोली। शानी के करीब चला गया, अब करो बात मेरे सामने। राबी के लिए वो शख्स नाकाबिल बर्दाश्त था, लेकिन फिर भी इसे बर्दाश्त करना था। चुनांचे इसने 2-3 बार लंबी लंबी सांस ली और आसिफ से मुखातिब हुई, तुम मेरी दोस्त हानिया को जानते हो? इसकी मंगनी राहील से हुई है। आसिफ बात सुनकर बोला, राहील कौन? वो राहील जिसके साथ तुमने मुझे देखा था, जो भी आ रहा है। दोनों के दरमियान एक गलत फहमी हो गई थी। वो गलत फहमी मैं ही दूर कर सकती थी और मैंने वो गलत फहमी दूर की। और जिस दिन तुमने हम दोनों को एक साथ देखा था उस दिन राहील मुझे मार्केट में अचानक मिला था और वो मुझे जबरदस्ती चाय पर ले गया था और इसने हानिया को भी बुलाया था। तुमने खैर जो देखा देखा, खैर मुझे जो भी बताना था मैंने बता दिया। यकीन करना ना करना तुम्हारा काम है, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और इस लड़की के साथ ताल्लुक कायम किया है। राबी कहकर चुप हो गई। आसिफ उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। इसे ये तो यकीन था कि राबी झूठ नहीं बोलती है। आसिफ ने इस दिन अचानक ही इन दोनों को देखा था और गुस्से से कुछ देर रुकने के बाद चला गया था। आसिफ को यह एहसास जरूर होने लगा कि इसने वाकई अपनी बीवी के होते हुए नादिया से ताल्लुक बढ़ाया था और इससे शादी के लिए भी तैयार हो गया था। एक बार फिर सब चौंक गए। डोरबेल हुई। शानी ने आंखों से राबी को इशारा किया। जो ही राबी दरवाजा खोलने के लिए गई, इसके अक्कम में शानी भी चलने लगा। फिर वो खुद दरवाजे के पीछे हो गया। राबी ने दरवाजा खोला तो हुश-पुश राहील सामने खड़ा था। इसके अक्कम में इसकी इंतहाई कीमती गाड़ी भी खड़ी थी। इसे देखकर राबी के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट आ गई। वो भी मुस्कुराया। हैरियत तो है, इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? आनिया ने फिर कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया है? राबी ने रास्ता छोड़ दिया और वो अंदर जाते हुए बोला। जो ही इसके कदम अंदर पड़े, इसकी निगाहें भी उन पर उठ गई और वो चौंक कर इसी जगह रुक गया। राबी ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया था कि अनायत अहमद एकदम से नमदार हो गया। गाड़ी आ गई क्या? अभी नहीं आई। राबी ने कहकर दरवाजा बंद करना चाहा कि इसने हाथ से रोक दिया। ये गाड़ी किसकी है? कोई मेहमान आया है? अगर ये उस तरफ जा रहा है तो मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर दे। अनायत अहमद की कोशिश जारी थी कि वो अंदर आ जाए। हर एक के साथ बेतकल्लुफ होना इसकी आदत थी। शानी ने आसिफ को इशारा किया। आसिफ आगे बढ़ा और अनायत अहमद से बोला, थोड़ी देर में मेरी गाड़ी आ रही है, मैं खुद आपको गार्ड से ले लूंगा, आप घर जाएं।
मेरा जाना जरूरी है, मैं आपको साथ ही लेकर जाऊंगा। आसिफ ने इसे धीरे से बाहर निकालते हुए कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। राहील की निगाहें इन लोगों के हाथों में मौजूद पिस्तौलों पर थी। इसने आहिस्ता से पूछा, ये सब क्या है? सॉरी, राबी इतना ही कह सकी और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। शानी की निगाहें राहील के चेहरे पर थी। इसने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर कोई चीज निकाली और स्क्रीन की तरफ देखकर मानी हैरत अंदाज में मुस्कुराया और मोबाइल फोन का रुख अपने साथियों की तरफ कर दिया। इन दोनों के चेहरे पर भी खुशगवार हैरत आ गई। शिकार खुद चल कर आ गया है। शानी बोला, इसी को तो हम अगवा करने आए थे, इसी के हमने पैसे लिए थे। शानी की बात सुनकर सभी चौंक गए। मुझे अगवा करने आए थे? ये सब क्या है? मुझे कोई बताएगा? राहील के चेहरे पर भी उलझन थी। सब बताते हैं बेटा, अभी तुम इधर आ जाओ। शानी ने यह कहकर इसे एक तरफ बिठा दिया। मुदस्सर ने अब इस पर पिस्तौल तान लिया था। राहील के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। इसे एक कुर्सी पर बिठाया गया था। शानी इस पर झुका और बोला, इसे किस्मत कहते हैं। तुझे अगवा करके किसी के हवाले करना था और हम इसी के लिए इस कॉलोनी में आए थे, लेकिन एक मसला हो गया था और अब तुम खुद चलकर हमारे पास आ गए हो। कमाल हुआ है। ये कहकर वो हंसा। इसकी बात सुनकर राबी की परेशानी दो चंद हो गई। राहील की बेचैनी में भी इजाफा हो गया। मेरा ख्याल है कि अब हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, जो करना है जल्दी करो। सलीम ने इसके करीब जाकर धीरे से कहा। मुहब्बर का कोई पैगाम आया है? शानी ने पूछा। इसने मैसेज में लिखा है खतरा टल गया है और अभी वो ग्रीन सिग्नल देता है। सलीम ने कहा, इसका मतलब है अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी भी वक्त यहाँ से निकलना पड़ सकता है। शानी बोला और इसने नादिया की तरफ देखा। नादिया पहले ही सहमी बैठी थी। जो ही शानी ने इसकी तरफ देखा वो और भी डर गई। इस कमरे का मंजर अजीब सा था। एक कुर्सी पर राहील बैठा था और इस पर मुदस्सर ने पिस्तौल ताना हुआ था। दूसरी कुर्सी पर नादिया थी और इस पर सलीम का पिस्तौल का रुख था, जबकि डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर आसिफ और राबी बैठे थे। आसिफ दिल ही दिल में सोच रहा था कि इसने हाँ राबी पर शक करके अच्छा नहीं किया। जब इसने राबी को राहील के साथ देखा था तो इसे इसी दिन ही घर आकर राबी से हकीकत पूछ लेनी चाहिए थी। नादिया से इसका ताल्लुक बेल की तरह बढ़ गया था। इसे अब इस पर भी तासुफ था। शानी टहलते हुए सोच रहा था और इस मौका को गनीमत जानते हुए आसिफ ने राबी की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाकर दामे से कहा, सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया वो नहीं करना चाहिए था। अब इस सॉरी का कोई फायदा नहीं है। राबी ने खुश्क लहजे में कहा, क्यों, तुम कोई फैसला कर चुकी हो? आसिफ एकदम इसकी तरफ चौंक कर देखने लगा और वो डर गया। जो कुछ हम कर चुके हैं इसके बाद हमें सॉरी का कोई मौका नहीं मिलेगा और हम न जाने किस हाल को पहुंच जाएंगे। हम दोनों ने इन गुंडों को कत्ल की सुपारी दी हुई है। राबी का दिल चाह रहा था कि वो दाड़े मार कर रोए। इसकी बात सुनकर आसिफ परेशान हो गया। दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब दोनों बंद गली में खड़े थे। अचानक शानी ने राबी को मुखातिब किया, मुझे एक बड़ा सूटकेस चाहिए। इसका क्या करना है? इस लड़की की लाश को इस सूटकेस में डालकर ले जाना है, क्योंकि हम इसकी लाश को यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। जो कमिटमेंट की है वो पूरी करूंगा। सिफाक शानी की बात सुनकर आसिफ और राबी कांप कर रह गए। मैं अपनी सुपारी वापस लेती हूँ, मेरा जेवर ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। राबी ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आप ऐसा चाहती हैं? शानी ने इसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ ये मेरा फैसला है, सब कुछ लो और यहाँ से चले जाओ। राबी ने दो टोक अंदाज में कहा, मुझे भी इसे कत्ल नहीं करवाना, तुम सब यहाँ से चले जाओ। हमने जो कुछ तुम लोगों के सामने रखा है वो भी यहाँ से ले जाओ और वो इसकी कीमत समझ लो। मैडम की बात तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन राहील को हम नहीं छोड़ सकते, इसे हम साथ लेकर जाएंगे। शानी ने कहा, हम तुम्हें इसे छोड़ने की कीमत दे रहे हैं। आसिफ की आवाज़ तेज होगी, मैं इसे अगवा करने की कीमत ज़्यादा ले चुका हूँ। शानी बोला, इसे हम साथ ही लेकर जाएंगे। अभी बहस जारी थी कि तेज बेल हुई। सब अपनी अपनी जगह चौंके। शानी ने आसिफ को इशारा किया कि वो दरवाज़ा खोले। आसिफ दरवाजे के करीब गया तो शानी भी दरवाजे के साथ लग कर खड़ा हो गया। आसिफ ने दरवाज़ा खोला तो सामने अनायत अहमद खड़ा था। गाड़ी आ गई है, मुझे ड्रॉप कर रहे थे, अभी गाड़ी नहीं आई। आसिफ उलझा हुआ था और इसने कुछ बदले हुए लहजे में बात की, आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ, फिर बात करते हैं। आसिफ ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन इसी असना में नादिया ने सलीम का ध्यान दूसरी तरफ देखा तो बर्क रफ्तारी से उठकर इसकी टांगों के दरमियान से अपने पैर की ठोकर पूरी कुव्वत से मारी। इसके पैर में नोकदार सैंडल थी और सलीम की चीज निकल गई। इसके हाथ में पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गया और वो फर्श पर पहले ही लोटपोट हो गया। नादिया ने पिस्तौल उठाया और इससे पहले कि कुछ होता नादिया ने पिस्तौल शानी के सर पर रख दिया। घर के अंदर का मंजर ही बदल गया। नादिया चीही, मैं गोली चला दूंगी। अंदर कुछ हो रहा है क्या? अनायत अहमद ने तशवीश से जानने के लिए कदम बढ़ाया था कि आसिफ ने एक धमाके से दरवाजा बंद कर दिया और घूमकर सबकी तरफ देखा। सब कुछ बदल चुका था। सलीम फर्श पर गिरा हुआ था और उसकी तकलीफ शायद कम नहीं हो पा रही थी। मुदस्सर एक तरफ खड़ा था और उसके पिस्तौल का रुख राहील की तरफ था। राहील सबसे ज्यादा खौफजदा था। शानी ने अपने हाथ सीने तक उठाए हुए थे और वो साकित जरूर खड़ा था, लेकिन इसका दिमाग तेजी से काम करते हुए सोच रहा था कि जो शख्स दरवाजे पर आया था और आसिफ के दरवाजा बंद करने पर यकीनन कुछ भांप गया होगा। अगर इसने पुलिस को इत्तला दे दी तो वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए इसे अब इस जगह से जल्दी निकलना था। आसिफ जल्दी से नादिया की तरफ बढ़ा, ये पिस्तौल मुझे दे दो। आसिफ ने नादिया की तरफ हाथ बढ़ाया और नादिया ने पिस्तौल आसिफ को दे दिया। पिस्तौल हटा लो वरना मेरा आदमी तुम पर गोली चला देगा। शानी ने आसिफ को धमकी दी, बस इतना याद रखना कि मैं मरते हुए तुम्हारे सर में भी सुराख कर दूंगा। बेहतर यह है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। आसिफ ने इसकी धमकी को भी परवाह न की। राबी एक तरफ खड़ी सबका जायजा ले रही थी। इस वक्त राबी की आंखें हैरत से फैल गई जब नादिया ने अपना पर्स उठाया और ये कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, मैं जा रही हूँ, तुम सब मेरी तरफ से बाढ़ में जाओ। नादिया, आसिफ ने उसकी तरफ देखते हुए उसे मुखातिब किया, मैं इस खेल में मरना नहीं चाहती। नादिया को इसकी कोई परवाह नहीं। आसिफ के लिए यह दचका इसके लिए था कि वो इसके साथ जीने और मरने की कस्में खा चुकी थी। नादिया दरवाजे के पास गई और एकदम धमाका हुआ।
आसिफ की निगाहें नादिया की तरफ थी और इसका फायदा उठाते हुए मुदस्सर ने आसिफ को इस कुव्वत से धक्का दिया कि आसिफ इस अचानक उस्ताद को समझ ना पाया और सामने वाली दीवार से टकराने से कबल कुर्सी से टकराया और इसके हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल फर्श पर गिर गया, जो कि जल्दी से सलीम ने पकड़ लिया। वो अभी तक फर्श पर पड़ा हुआ था। एक बार फिर सब कुछ पलट गया था। नादिया के कदम भी इसी जगह रुक गए थे, लेकिन इसने दरवाजा खोल लिया था और इसका एक हाथ अब भी दरवाजे के हैंडल में था। अब कोई हरकत ना करे, ये कहते ही वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, हमें इस जगह से जल्दी से निकलना है। वो आदमी जो आया था, अगर इसने पुलिस को इतला दे दी तो हम पकड़े जाएंगे। इस लड़की को मार दूं? मुदस्सर ने नादिया की तरफ देखा तो नादिया की जैसे जान ही निकल गई। सब छोड़ दो और राहिल को साथ लेकर चलो, अब कुछ करने का वक्त नहीं है, शानी ने उजलत में कहा और इसके जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। इन पैसों और जेवर का क्या करना है? सलीम ने एक तरफ बैग में रखे पैसे और जेवरात की तरफ इशारा किया तो शानी साकित होकर इनकी तरफ देखने लगा, जैसे वो कोई फैसला कर रहा हो। कुछ देर खामोशी के बाद वो बोला, ये सब हम साथ लेकर जाएंगे, ये तुम साथ नहीं लेकर जा सकते। हमने अपनी अपनी सवारी वापस ले लिया है। राबी तेजी से बैग और शानी के बीच में आ गई। एक को तो साथ लेकर जा रहे हैं, इसका तो मुआवजा बनता है। शानी ने कहा, तुम इसे भी साथ लेकर नहीं जा सकते। राबी डट गई, हमारे पास वक्त नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इनको छोड़कर तुम्हें गोली मारनी पड़ जाए, ताकि तुम्हारी चलती हुई जुबान हमेशा के लिए चुप हो जाए। शानी के मुंह से अल्फाज निकले थे कि आसिफ बिजली की तेजी से इनकी तरफ बढ़ा और किसी चीज की परवाह किए बगैर वो शानी को धक्का देते हुए गुस्से से चिल्लाया, तू इसे छू भी नहीं सकता। आसिफ की इस जुर्रत ने राबी को हैरान कर दिया था। शानी को लगने वाला धक्का इस कदर शदीद था कि वो दीवार के साथ टकराया और किसी गेंद की तरह फर्श पर जा गिरा। सलीम अपनी जगह से उठा और इसने पिस्तौल आसिफ की गर्दन से लगा दी। आप कोई हरकत मत करना। नादिया ने इस वक्त को गनीमत जाना और इसने एकदम से दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। नादिया का इस तरह से एकदम भागना शानी के लिए खतरे की घंटी था। वो सब कुछ पसपुश डाल कर उठा और चिल्लाया, इसे पकड़ लो और निकलो वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुदस्सर ने राहिल का बाजू पकड़ा और पिस्तौल इसकी कनपट्टी पर लगा दिया। राबी और आसिफ एक तरफ हो गए। सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि शानी को अब सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र लाग, इसलिए इसने पैसों और जेवरात का बैग नजरअंदाज कर दिया था। राबी का बस नहीं चल रहा था कि वो राहिल को रोक लेती। राहिल इनके साथ डरा और घबराया हुआ चल दिया। सबसे आगे शानी था और इसके पीछे राहिल और इससे मुदस्सर ने पकड़ने के साथ इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल भी लगाया हुआ था, जबकि सलीम पीछे था। आसिफ और राबी एक तरफ खड़े होकर बेबसी से देख रहे थे। इस मौका पर आसिफ को नादिया पर शदीद तासुफ था, जो अपनी जान बचाकर भाग गई थी। जो ही शानी ने दरवाजा खोला वो ठटक कर रुक गया। अनायत अहमद दरवाजे के साथ लगा खड़ा था और दरवाजा खुलते ही वो चौंक कर पीछे हट गया। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। शानी ने अपने पिस्तौल का रुख अनायत की तरफ करते हुए दुरुस्त लहजे में कहा। वो लड़की जो अभी अभी भाग कर उस तरफ गई, ठोकर लगने से गिरी और सर पर चोट की वजह से बेहोश हो गई। एम्बुलेंस आ रही है। अनायत अहमद ने शानी के गुस्से की कोई परवाह नहीं की और मतानत से इतला दे दी, वो मर जाए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। शानी को और भी गुस्सा आ गया। अनायत अहमद एक बार फिर इसका गुस्सा नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोलकर झांकते हुए आसिफ से कहने लगा, आपकी गाड़ी तो वहां खड़ी है और आप कह रहे थे कि कोई लेकर गया हुआ है। गाड़ी का सुनते ही शानी पलटा और पिस्तौल आसिफ के माथे पर लगाकर बोला, जल्दी से मुझे गाड़ी की चाबी दो, ये सामने गाड़ी खड़ी है, ये ले जाते। सलीम ने राहिल की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गाड़ी इस गाड़ी से बेहतर है। अनायत अहमद ने लुकमा दिया, तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो। शानी चिल्लाया, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अनायत अहमद पर इसके गुस्से का कोई असर नहीं हो पा रहा था। आसिफ इत्मीनान से बाहर निकला, इसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें इस इलाके से निकलने के लिए महफूज रास्ता बता देता हूँ। वो पैसे जो मैंने राहिल की सिपारी के लिए दिए हैं और वो मैं तुम्हें अभी लाकर दे देता हूँ। इन पैसों के बदले में मैं तुमको एक और सुपारी देता हूँ, मेरी वो सुपारी कबूल कर लो, बस 2 मिनट का काम है। शानी ने मुस्तरबाना अंदाज में इधर उधर देखा और बोला, तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। इन पैसों के बदले मैं तुमको अपनी सुपारी देता हूँ, मुझे गोली मार दो, क्योंकि मैंने एक बावफा औरत के साथ बेवफाई किया है। आसिफ के चेहरे पर तासुफ था। शानी के लिए आसिफ को गोली मारना मुश्किल नहीं था, इसे तो इस जगह से भागना ही था। एक गोली सीने में मारकर पैसों का बैग ले जाने में भी कोई यार नहीं था। बैग लेकर आओ, इसने जल्दी से कहा। आसिफ अंदर चला गया। शानी दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगा। बैग से जेवरात निकालकर एक तरफ रखे हुए थे। आसिफ ने बैग उठाकर इसकी तरफ बढ़ा और बैग शानी के पैरों में रखकर इसके सामने सीधा खड़ा हो गया। इसने आंखें बंद कर ली और मरने को तैयार हो गया। इसने बेवफाई की सजा अपने लिए खुद तजवीज की थी। शानी ने पिस्तौल सीधा किया और इसके सीने का निशाना ले लिया। फायर की आवाज से इर्द गिर्द का इलाका गूंज उठा। इस जगह अस्तादा दरख्तों पर बैठे परिंदे फायर की आवाज सुनकर ऐसे उड़ निकले जैसे इन परिंदों पर किसी ने हमला कर दिया हो। राबी साकित खड़ी सामने देख रही थी। जब शानी और इसके आदमी राहिल को लेकर बाहर निकले तो आसिफ ने बर्क रफ्तारी से बैग के अंदर से जेवरात निकालकर एक तरफ रखे और पैसे निकालकर एक कपड़े में लपेटकर दूसरी तरफ फेंक दिए थे। इसने बैग में कुछ पुराने कपड़े ठोंस दिए थे। ये क्या कर रहे हो? राबी ने सब कुछ देखते हुए हैरत से पूछा। अपनी सुपारी देने लगा हूँ, आसिफ ने मताने से कहा। क्या मतलब? राबी ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। आसिफ ने इसकी आंखों में झांका। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की सजा अपने लिए चुनी है, मैं अपनी सुपारी देने लगा हूँ कि वो जाते जाते मुझे गोली मार दे। आसिफ दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये क्या करने लगे हो तुम? राबी इसके सामने आ गई। मुझे यही करना है, यही सजा है मेरी। तुम पागल हो गए। पागल हो गया था, अब दिमाग ठिकाने आ गया है। मैंने तुम पर शक किया और बेवफाई भी की। एक तरफ हट जाओ, वक्त बहुत कम है। आसिफ ने इसे नरमी से एक तरफ हटा दिया। इससे पहले कि राबी दोबारा इसके सामने आ जाती, आसिफ तेज दरवाजा खोल चुका था। आसिफ अपनी सुपारी दे चुका था। वो जानता था कि जितनी जल्दी इनको इस जगह से भागने की है, वो बैग खोल कर नहीं देखेगा और पुराने कपड़ों के एवज वो इसके सीने में गोली मारकर बैग लेकर चला जाएगा। इसकी सुपारी की कीमत वो पुराने कपड़े ही थे। बेवफा
की कोई कीमत नहीं होती। गोली चली थी, खून भी इर्द गिर्द फैल गया था, दहशत भी फैल गई थी, लेकिन बंदूक की इस नाल से धुआं निकल रहा था जो राबी के हाथ में थी, जिसने शानी के फायर करने से कबल इसकी टांग पर फायर करके इसे जमीन बोस कर दिया था, क्योंकि वो अपने शोहर को माफ कर चुकी थी। ऐसा मुमकिन था कि शानी के साथ ही जवाबी कार्रवाई करता, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस आ चुकी थी, जिसको अनायत अहमद ने इत्तला दे दी थी और वो बातों में उलझाकर इनको इसलिए रोक रहा था कि इनके भागने से कबल पुलिस पहुंच जाए।